एक ऐसे इंसान की जिन्होंने न सिर्फ भेदभाव की जंजीरें तोड़ी बल्कि एक पूरे देश आधुनिक भारत की नींव रख दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की। तो आइए उनकी इस कमाल की इस असाधारण यात्रा को जरा और करीब से जानते हैं। ये जो शब्द है ना, चपरासी नहीं तो पानी नहीं, ये डॉक्टर अंबेडकर के बचपन के शब्द हैं। और ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उस कड़वी हकीकत का आईना है जिस पर उनके पूरे जीवन का संघर्ष खड़ा हुआ। जरा सोचिए, एक छोटा सा बच्चा जिसे अपनी प्यास बुझाने के लिए भी किसी दूसरे के भरोसे रहना पड़ता था। क्यों? क्योंकि उसे पानी के बर्तन को छूने तक की इजाजत नहीं थी। अब ये जो बेबसी थी ना, पानी तक न छू पाना, ये आती थी अस्पृश्यता नाम की एक बहुत ही क्रूर व्यवस्था से। ये सिर्फ छुआछूत का मामला नहीं था। नहीं, ये तो एक पूरा सामाजिक ढांचा था। एक ऐसा सिस्टम जो लाखों लोगों से उनके सबसे बेसिक, उनके बुनियादी मानवीय अधिकार छीन लेता था और उन्हें समाज में बिल्कुल किनारे पर धकेल देता था। तो 14 अप्रैल 1891 को अंबेडकर का जन्म हुआ एक ऐसी दुनिया में जो दीवारों से बंटी हुई थी। पर ये दीवारें ईंट और सीमेंट की नहीं थीं, ये दीवारें थीं जाति की, अदृश्य, लेकिन किसी भी पत्थर की दीवार से ज्यादा मजबूत, ज्यादा कठोर। और ये दीवारें हर कदम पर भेदभाव और अपमान पैदा करती थीं। और इसका असर देखिए, स्कूल, जिसे हम ज्ञान का मंदिर कहते हैं, वो उनके लिए एक तरह से अपमान का मैदान बन गया था। क्लास के अंदर बैठने तक की परमिशन नहीं थी। उन्हें अपनी टाट की एक बोरी खुद लानी पड़ती थी और सबसे अलग, सबसे दूर बैठना पड़ता था। एक किस्सा है कि जब एक टीचर ने उन्हें ब्लैक बोर्ड पर एक सवाल हल करने के लिए बुलाया तो बाकी बच्चे चिल्लाने लगे कि उनके टिफिन बॉक्स, उनके खाने के डिब्बे अपवित्र हो जाएंगे। सोचिए, ये हर रोज का संघर्ष था। तो इतने अन्याय के जवाब में कोई क्या करता? अंबेडकर ने न तो हिंसा का रास्ता चुना, न नफरत का। उन्होंने एक बिल्कुल अलग फैसला किया। उन्होंने ज्ञान को, नॉलेज को अपना हथियार बनाने की ठानी। देखिए, उनकी पढ़ाई लिखाई की जो जिद थी ना, वो सिर्फ डिग्रियां इकट्ठा करने के लिए नहीं थी। ये तो एक सोची समझी स्ट्रैटेजी थी, एक रणनीति, उस पूरे सिस्टम को चुनौती देने की जिसने उन्हें दबाने की हर मुमकिन कोशिश की थी। और उन्होंने जो किया वो सच में कमाल था। उनकी अकादमिक उपलब्धियों की जो रफ्तार और जो पैमाना था, वो उस जमाने के हिसाब से, अरे आज के हिसाब से भी अभूतपूर्व है। वो उस दौर के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे भारतीयों में से एक बन गए। जरा देखिए तो, बॉम्बे, फिर न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी, फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। उन्होंने अर्थशास्त्र, कानून, राजनीति विज्ञान, मतलब एक के बाद एक डिग्रियां हासिल की। लेकिन सवाल ये है कि इतनी सारी डिग्रियों से, इतनी पढ़ाई लिखाई से क्या समाज का नजरिया बदला? जवाब है बिल्कुल नहीं। सोचिए, जब वो एक बड़े नामी कॉलेज में प्रोफेसर बने, तब भी उनके साथ पढ़ाने वाले दूसरे प्रोफेसर्स उनके साथ एक ही जग से पानी पीने को तैयार नहीं थे। ये एक कड़वी सच्चाई थी, एक सबक था कि सिर्फ एक इंसान की व्यक्तिगत कामयाबी पूरे सामाजिक ढांचे को नहीं बदल सकती। और बस यहीं से चीजें बदल गईं। अब अंबेडकर सिर्फ एक स्कॉलर, एक विद्वान नहीं रहे, वो एक योद्धा बन गए। उन्होंने अपने ज्ञान को, अपनी सारी पढ़ाई को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया, सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए। ये उनके जीवन का वो मोड़ था जब उन्होंने अपनी सारी नॉलेज को सीधा एक्शन में बदल दिया। उनकी जो स्ट्रैटेजी थी वो एकदम साफ और बहुत असरदार थी। स्टेप 1, मूक नायक जैसी पत्रिकाएं निकालकर सोए हुए समाज को जगाओ, उन्हें आवाज दो। स्टेप 2, बहिष्कृत हितकारिणी सभा जैसे संगठन बनाकर लोगों को एक साथ लाओ, उन्हें ऑर्गेनाइज करो। और स्टेप 3, महाड़ सत्याग्रह जैसे आंदोलन करो और अपने अधिकारों के लिए लड़ो। महाड़ में तो उन्होंने सार्वजनिक तालाब से पानी पीकर सदियों पुरानी उस परंपरा को सीधी चुनौती दे दी। और ये जो घटना थी, ये साफ दिखाती है कि वो कोई छोटा मोटा ऊपर ऊपर का बदलाव नहीं चाहते थे। मनुस्मृति को सार्वजनिक रूप से जलाना, ये उस पूरी सोच पर, उस आइडियोलॉजी पर सीधा हमला था जो जाति व्यवस्था को सही ठहराती थी। ये एक तरह की घोषणा थी कि अब एक नए समाज का निर्माण होगा जो बराबरी पर आधारित होगा। अब आता है एक बहुत ही अहम राजनीतिक मोड़, पूना पैक्ट। हुआ ये कि अंग्रेजों ने दलितों के लिए एक अलग वोटर लिस्ट, एक सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रस्ताव दिया। लेकिन गांधी जी इसके सख्त खिलाफ थे और उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया। अब सोचिए, अंबेडकर पर कितना जबरदस्त दबाव होगा। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने बातचीत की और एक रास्ता निकाला जिसे हम आज पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं।
इसमें उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग तो छोड़ दी, लेकिन बदले में अपने समुदाय के लिए दोगुनी से भी ज्यादा सीटें हासिल कर ली। ये उनकी राजनीतिक समझ और दूरदर्शिता का एक बेहतरीन उदाहरण है। इतने सालों के संघर्ष के बाद आखिरकार अंबेडकर को वो मौका मिला, एक ऐसा मौका जिससे वो अधिकारों की इस पूरी लड़ाई को हमेशा के लिए देश के कानून का हिस्सा बना सकते थे। ये उनके पूरे जीवन के संघर्ष का क्लाइमैक्स था। तो 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, अंबेडकर को देश का पहला कानून मंत्री बनाया गया और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण, उन्हें संविधान बनाने वाली ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया। मतलब अब उनके कंधों पर एक पूरे नए देश की नींव रखने की जिम्मेदारी थी, एक ऐसा भारत बनाने की जो उन सभी सामाजिक बुराइयों से आज़ाद हो जिनसे वो खुद जिंदगी भर लड़े थे। और उन्होंने कर दिखाया। भारत के संविधान के जरिए उन्होंने अस्पृश्यता को हमेशा के लिए जड़ से उखाड़ फेंका, हर तरह के भेदभाव को गैर कानूनी एक अपराध बना दिया। और इतना ही नहीं, उन्होंने आरक्षण की एक ऐसी व्यवस्था बनाई जिससे सदियों से पिछड़े समुदायों को बराबरी पर आने का एक मौका मिल सके। तो ये सिर्फ एक कानूनी किताब नहीं थी, ये एक सामाजिक क्रांति का ऐलान था। लेकिन फिर कुछ ही साल बाद उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा कि वो खुद इस संविधान को जलाने वाले पहले व्यक्ति होंगे। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि वो निराश थे। उन्हें ये महसूस होने लगा था कि कानून तो बन गया है, लेकिन लोगों की सोच, समाज की मानसिकता वो नहीं बदली थी। और कानून बनाना एक बात है, पर उसे समाज के दिलो दिमाग में उतारना वो बिल्कुल दूसरी बात है। तो इसी निराशा के बीच और एक ऐसे धर्म की तलाश में जो सच में बराबरी सिखाता हो, अंबेडकर ने अपने जीवन का आखिरी और शायद सबसे बड़ा, सबसे निर्णायक कदम उठाया। ये एक आध्यात्मिक समाधान था, एक ऐसा कदम जिससे वो उस पूरे धार्मिक ढांचे को ही छोड़ देना चाहते थे जो जाति व्यवस्था की जड़ था। और हाँ, ये कोई अचानक लिया गया फैसला बिल्कुल नहीं था। उन्होंने तो इसकी घोषणा करीब 20 साल पहले ही कर दी थी। इन 20 सालों में उन्होंने दुनिया के कई बड़े धर्मों को बहुत गहराई से पढ़ा, उन्हें समझा और आखिर में उन्होंने उस रास्ते को चुना जो तर्क, करुणा और सबसे बढ़कर समानता पर सबसे ज्यादा जोर देता था। और जब उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया तो वो अकेले नहीं थे। 14 अक्टूबर 1956 नागपुर में उनके साथ करीब 5 लाख, जी हाँ 5 लाख समर्थकों ने एक साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। ये इतिहास के सबसे बड़े सामूहिक धर्मांतरणों में से एक था। ये सिर्फ धर्म बदलना नहीं था, ये सामाजिक और आध्यात्मिक आज़ादी का एक बहुत बड़ा प्रतीक बन गया। तो आखिर में सवाल ये है कि डॉक्टर अंबेडकर अपने पीछे क्या विरासत छोड़ गए, और उनकी विरासत सिर्फ किताबों या मूर्तियों तक ही सीमित नहीं है। नहीं, उनकी विरासत तो आधुनिक भारत के पूरे ताने बाने में, इसके डीएनए में बुनी हुई है। उन्हें देश का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न दिया गया। उन्होंने एक ऐसे दलित बौद्ध आंदोलन को जन्म दिया जो आज भी करोड़ों लोगों को हिम्मत और प्रेरणा देता है। और एक और कमाल की बात जो शायद बहुत लोग नहीं जानते कि उनकी जो इकोनॉमिक्स पर थीसिस थी, उसी ने भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की नींव रखने में एक बड़ा रोल निभाया था। और शायद उनकी विरासत का सबसे बड़ा सबूत ये है, साल 2012 में एक बहुत बड़ा राष्ट्रव्यापी सर्वे हुआ और उसमें देश के लोगों ने उन्हें आज़ादी के बाद का सबसे महान भारतीय चुना। सोचिए, ये उस इंसान के लिए कितना बड़ा सम्मान है जिसने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी अपने लोगों के हक की लड़ाई में लगा दी। और यहीं पर हम एक सवाल के साथ रुकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने जो लड़ाइयां लड़ी, क्या वो आज पूरी तरह खत्म हो गई हैं? सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए उनका जो संघर्ष था, वो आज भारत के वर्तमान और भविष्य को किस तरह से दिशा दे रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना हम सबके लिए जरूरी है।